कल हमने पढ़ी थी एक्सरसाइज 1.1, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक जानेंगे। तो रियल नंबर्स कल हमने जाना था कि नंबर्स कौन कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स और आपका इंटीजर्स वगैरह, रेशनल नंबर्स। आज हम थोड़ा सा और जानेंगे रियल नंबर्स क्या होते हैं। इनको हम पहले तो आर से डिनोट करते हैं। रियल नंबर्स हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है आपका इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बारे में मैंने कल बताया था, आज हम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा समझेंगे उसके बारे में। पहले मैं आपको रेशनल नंबर क्लियर करूंगी, उसके बाद मैं आपको इरेशनल नंबर क्लियर करूंगी, ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर वो होते हैं जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में फॉर एग्जांपल मैंने 5/2 लिखा और मैंने इसको डिवाइड करा जब, तो मेरा आंसर क्या है 2.5, यानी कि डेसिमल के बाद ये नंबर एक ही डिजिट आया है। कहीं कहीं पे क्या होता है, डेसिमल को हम मतलब जब पॉइंट में डिवाइड करते हैं तो 2 डिजिट आती हैं, कहीं कहीं 3 आती है और कहीं कहीं नंबर रिपीट होते चले जाता है। तो अब हम वही समझेंगे कि डेसिमल के बाद नंबर्स रिपीट होते हैं तब हम उनको क्या कहते हैं, जब नंबर टर्मिनेट हो जाते हैं तब हम उनको क्या कहते हैं। तो आपको अभी पहले मैं रेशनल बता रही हूँ, तो रेशनल के लिए केवल 2 कंडीशंस होती हैं। रेशनल नंबर वही होंगे अगर डेसिमल के बाद आपका डेसिमल रिपीट हो रहा है, यानी कि डेसिमल के जो बाद नंबर है वो सेम है और लगातार रिपीट होता चला जा रहा है, तो वो नंबर आपका क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। या फिर डेसिमल के बाद वो नंबर टर्मिनेट हो गया है। अब ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या रिपीटिंग डेसिमल क्या या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या। तो अब मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी कि रिपीटिंग डेसिमल का क्या मतलब है और टर्मिनेटिंग डेसिमल का क्या मतलब है। रिपीटिंग डेसिमल का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 2/3 लिया, जब मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो मेरे क्या आता है बार बार 0.66666, यानी कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा नहीं, फर्दर 2 बचेगा, फिर हम पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, फिर 18 3 6 18, फिर 2 बचेगा 0, इस तरीके से नॉन स्टॉप चलता चला जाएगा। यानी कि आएगा क्या, सिर्फ 6 आएगा, बार बार 6 रिपीट होगा, ठीक है। इसीलिए हम इसको बार बार ना लिखकर, एक रिप्रेजेंटेशन होता है बार से, हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं बार। तो हम क्या करते हैं, बार बार सेम नंबर ना रिपीट करके हम 6 लिख के उसके ऊपर बार लगा देंगे, तो उसका मतलब ये होता है कि ये नंबर बार बार आएगा, सेम नंबर रिपीट होगा। तो यही इसी को हम बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल। जब सेम नंबर आपका रिपीट होगा उसे हम बोलेंगे रिपीटिंग डेसिमल। तो इसका क्या मतलब है, क्या 2/3 एक रेशनल नंबर है? हाँ, यस, 2/3 क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब दूसरे एग्जाम्पल पे आ जाओ। मैंने लिया 3/2। आप कोई भी नंबर ले सकते हो, आप कोई भी एग्जाम्पल करके देखना, सॉल्व करके देखना। अगर आपको समझ नहीं आता आप फिर मुझसे पूछना। 3/2 सेम, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आया मेरा 1.5। डिवाइड करना आप सबको आता होगा, तो वो मैंने अभी स्किप किया हुआ है, आपको एक्सप्लेन करना कि डिवाइड करना। चलो मैं बता ही देती हूँ। जैसे 2 से 3 को डिवाइड करेंगे, 2 1 से 2, 1 बचा। अब ये 1 तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगा के 0 उतारा, तो 2 5 से 10, यानी कि कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो हमारा क्या है 1.5, यानी कि डेसिमल के बाद एक नंबर है, यानी कि टर्मिनेट हो चुका है, यानी कि खत्म हो गया। टर्मिनेट मतलब होता है एंड होना, इसके बाद अब कोई भी चीज रिपीट नहीं होगी, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि वो डेसिमल जो एक पॉइंट के बाद एक नंबर आए या 2 नंबर आए और वापस वो वहां पे रुक जाए, उसके आगे कोई भी चीज रिपीट नहीं हो, ना कोई नंबर आए, ना कोई सेम नंबर रिपीट हो, या फिर ना अलग अलग नंबर रिपीट हो, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, 3/2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो अब आपको समझ में आया मैंने क्या बताया था कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर हमारे वो होते हैं जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और डेसिमल के बाद अगर रेशनल नंबर क्या होते हैं, डेसिमल के बाद रेशनल नंबर्स, मतलब अगर हम पॉइंट के बाद रेशनल नंबर कौन से होते हैं, डेसिमल के बाद अगर रिपीट हो रहा है डेसिमल तब, या फिर डेसिमल हमारा टर्मिनेट हो गया तब, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि हमारा जो मतलब नंबर है वो क्या है, हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है। अब आ जाओ इरेशनल नंबर पे। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। सेम डेसिमल के बाद नंबर्स में क्या कंडीशन होती है मैंने आपको बताया, या तो मतलब पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद या तो नंबर रुक जाएगा, या फिर वो सेम नंबर रिपीट होगा, या फिर कभी कभी क्या होता है नंबर अलग अलग आते हैं और ना वो खत्म होते हैं और ना ही वो मतलब रिपीट होते हैं, बढ़ते चले जाएंगे पर रिपीट होते चले जाएंगे और सेम नहीं होंगे, पर वो अलग अलग होंगे और टर्मिनेट भी नहीं होंगे। तो ऐसे डेसिमल को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अगर कोई डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन रिपीटिंग डेसिमल है तब हम उसको क्या बोलेंगे कि वो एक इरेशनल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि
जैसे मैंने नंबर लिया 22/7, तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हम देखते हैं कि 3.14285 और ये नॉन स्टॉप चलता चला जाएगा, यानी कि 7 3 ज़ा 21, 1 बचा, हमने पॉइंट लगा के 0 उतारा, 7 1 ज़ा 7, 3 बचा, अगेन नहीं जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है, हमने 0 उतारा, 7 4 ज़ा 28, फिर 2 बचा, 0 लगा के हमने 7 2 ज़ा 14, 6 बचा, फिर हम क्या करेंगे 0 लगाकर 7 8 ज़ा 56, 4 0, 7 5 ज़ा 35, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। और हमारा मतलब हम देख रहे हैं कि नॉन स्टॉप ही चलता चला जा रहा है, यानी कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे कहीं पर भी ख़त्म नहीं हो रहा। तो हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग क्यों बोलेंगे, क्योंकि एक तो ख़त्म नहीं हो रहा है, और नॉन रिपीटिंग यानी कि सेम नंबर इसमें बिल्कुल भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये नंबर क्या है, जो 22/7 लिखा है, क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है। और इरेशनल नंबर के थोड़े से और एग्जांपल्स है, जैसे √2, √5, पाई। जो पाई की वैल्यू होती है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर। तो ये हमारे क्या हो गए, आपके इरेशनल नंबर के एग्जांपल्स हो गए। ठीक है। अब एक और वो इम्पोर्टेंट नोट ये है कि जैसे पाई इज इक्वल टू क्या है, 22/7। अभी तो मैंने बताया कि पाई एक इरेशनल नंबर है, पर 22/7 तो एक रेशनल नंबर है ना। यहाँ पर हमने खाली ये जो 22/7 लिया है, ये मैंने खाली एक एग्जाम्पल लिया है, मतलब नॉर्मल नंबर लिया है, ऐसा समझ लो। ये मैंने अभी पाई की वैल्यू लेकर नहीं समझाया था, पर जब हम 22/7 को डिवाइड करेंगे तो हमारी ये वाली वैल्यू आएगी। ठीक है। तो पाई इज इक्वल टू 22, यानी कि पाई तो एक इरेशनल नंबर है, पर 22/7 एक रेशनल नंबर है। और जो पाई की 22/7 वैल्यू है वो एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये हम केवल अपनी कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं, ताकि आसानी से हमारी कैलकुलेशन हो जाए, ज़्यादा टिपिकल ना आए, क्योंकि डेसिमल में ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है। पाई की जो एक्चुअल वैल्यू है वो क्या है, 3.14285। ठीक है। और ये हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू ये होती है। क्या रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर बराबर हो सकते हैं, नहीं। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर बिल्कुल भी बराबर नहीं हो सकते। तो 22/7 की वैल्यू को हम 3.14285 के बराबर हम नहीं कह सकते। तो ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि जब रेशनल नंबर इरेशनल के बराबर नहीं होंगे तो इसकी वैल्यू को हम ये कैसे कंसिडर कर सकते हैं। तो ये हम ले लेते हैं अपने कन्वीनियंट के लिए, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू उसकी ये वाली है, 3.14285। ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। एक ये वाला एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, ऑल्सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स अ यूनिक रियल नंबर। यानी कि नंबर लाइन पर जो यानी कि जो नंबर लाइन पर जो भी रियल नंबर्स होते हैं, वो एक एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। यानी कि जो नंबर लाइन पे जो भी पॉइंट हम लोकेट करते हैं वो क्या करते हैं, हम एक यूनिक पॉइंट होता है, यानी कि उसकी एक अपनी डायरेक्शन होती है। यानी कि जैसे मान लो हमने एक रिप्रेजेंट करा 7/4 नंबर लाइन पे। ठीक है। तो 7/4 की जो ये लोकेशन है, ये एक पर्टिकुलर एक यूनिक प्लेस है, 7/4 और कहीं नहीं आ सकता, खाली यहीं आएगा। आई बात समझ में। अब मैंने इसको नंबर लाइन पे कैसे लोकेट किया, जैसे 7/4 को जब मैं डिवाइड करूँगी तो मेरा क्या आएगा, 1.75। ठीक है। तो 1.79 जो ये 75 जो नंबर है, ये किसके बीच में लाई करता है, ये लाई करता है 1 और 2 के बीच में। ठीक है। तो हमारी जो वैल्यू है 7/4, ये 1 और 2 के बीच में लाई करेगी। अब यहाँ पे बहुत सारी डॉट्स होंगी, मतलब जैसे 1/4, 2/4, डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से 7/4, 10/4, इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर्स इनके बीच में भी होंगे। तो हमें तो खाली 7/4 को लोकेट करना है। तो 7/4 कहाँ पे होगा, ये वाला जो आपका पॉइंट है, ये वाला, ये हमारा 7/4 होगा। ठीक है। इससे मतलब ये एग्जांपल मैंने इसलिए दिया है आपको, ताकि आपको ये समझ में आए कि नंबर लाइन पे जो भी हम पॉइंट को लोकेट करते हैं वो एक तो रियल नंबर होता है, और उसकी एक अपनी यूनिक, मतलब कह सकते हैं एक यूनिक होता है, यानी कि एक यूनिक प्लेस होती है उसकी। ठीक है। वो एक यूनिक पॉइंट पर लोकेट किया जाता है। ठीक है। उसके जैसा और कोई पॉइंट नहीं होता। ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें ये बता रहा है कि हमें ये बताना है कि इसमें जो भी स्टेटमेंट्स लिखे गए हैं वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो क्यों है, और फॉल्स है तो क्यों है, अपने अकॉर्डिंग आप समझाओ। एवरी इरेशनल नंबर, पहला पॉइंट है हमारा, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। इसमें ये बताना है कि जितने भी, हर एक इरेशनल नंबर एक रियल नंबर होता है। हाँ,
बिल्कुल सही बात है, हर एक इरेशनल नंबर एक रियल नंबर है। तो मैंने यही तो बताया था आपको स्टार्टिंग में कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स दो होते हैं, एक रेशनल और इरेशनल। जब ये इसका कलेक्शन है या रियल नंबर्स कलेक्शन है किस चीज़ का, रेशनल और इरेशनल का, तो इरेशनल को हम बोल सकते हैं ना कि रियल नंबर्स ही बना हुआ है। तो ये बात ठीक है, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, इसका हम आंसर कैसे करेंगे, एक मिनट, इसका हम आंसर कैसे करेंगे, इसका आंसर हम लिखेंगे ट्रू। since collection of real number is made up of rational and irrational नंबर। यानी कि क्या मतलब हुआ इसका, क्योंकि हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर है, क्योंकि जो रियल नंबर होते हैं वो किसका कलेक्शन होते हैं, यानी कि वो किससे बना हुआ होता है, रेशनल और इरेशनल नंबर से। तो ये वाला स्टेटमेंट तो हमारा ट्रू है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाला, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर। इसमें ये बताना है कि नंबर लाइन पे जो हम हर एक पॉइंट को लोकेट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपकी हो गई नंबर लाइन, ठीक है, ये आपकी नंबर लाइन हो गई, ये हो गया आपका 0, ये 1 है, ये 2 है एंड सो ऑन। इसी तरीके से ये -1 है और ये आपका -2 है, इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने एक नंबर लोकेट किया, जैसे इसमें बोल रहा है कि अगर हम √m यानी कि √m में हम कोई भी एक नेचुरल नंबर लेंगे तो उसकी वैल्यू, नेचुरल नंबर का क्या मतलब, नेचुरल नंबर एक पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है। तो √m में फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 4, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, √ मैंने लिया 9, इसकी वैल्यू क्या आएगी 3। ये दोनों तो पॉजिटिव नंबर है, ये दोनों तो इस लाइन पे इजीली लोकेट हो रहे हैं, पर नंबर लाइन पे खाली पॉजिटिव नंबर्स थोड़ी ना होते हैं, इसमें तो नेगेटिव नंबर्स भी तो होते हैं। तो नेगेटिव जब नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं तो ये वाली और ये तो खाली m यहाँ पे नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो ये वाली बात तो गलत हो गई ना। क्योंकि गलत क्यों हो गई, क्योंकि √ फॉर एग्जांपल मैंने लिया -2 या √-4, रूट में माइनस तो चल ही नहीं सकता, ये तो डज नॉट एग्जिस्ट, मैथ में रूट में माइनस नहीं चलता है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। अब हम इसका आंसर कैसे करेंगे, इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे फॉल्स, नो नेगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। मतलब क्या हुआ कि कोई भी नेचुरल नंबर का जो भी स्क्वायर रूट होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। और नंबर लाइन पे हमारे नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, पर नेचुरल ये खाली m हमारा नेचुरल नंबर है, यानी कि ये पॉजिटिव नंबर को बिलोंग करेगा, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ये एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। इसमें ये बताना है कि हर एक रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर हैं वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। इसमें क्या बताना है हमें, एक मिनट, अब ठीक है, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। इसमें बताना है कि जितने भी हमारे रियल नंबर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, रेशनल और इरेशनल दोनों होते हैं। तो खाली रियल नंबर को इरेशनल नंबर कहना गलत होगा, ठीक है। अब हम इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, अब हम वो देखेंगे। फॉल्स बिकॉज रियल number is either rational or irrational नंबर। हम इस वाले एग्जाम्पल मतलब इस वाले स्टेटमेंट को हम एग्जाम्पल से भी समझा सकते हैं, जैसे 8 क्या है, मैंने फॉर एग्जाम्पल 8 ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हो। 8 इज़ अ रियल नंबर बट नॉट एन इरेशनल नंबर। यानी कि
8 हमारा क्या है, मतलब रियल नंबर तो है पर ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं है। तो हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर हो ये बात ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये बोल रहा है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या जितने भी हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं उनके सारे के सारे नंबर्स के स्क्वायर रूट पॉजिटिव आएंगे, हाँ या ना। इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर डेट इज अ इरेशनल नंबर। अगर ऐसा नहीं है तो हमें उस नंबर का एग्जाम्पल दो ताकि हम उसे ये समझ जाए कि वो रेशनल नंबर है, वो एक इरेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर है नो, क्योंकि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के सारे के सारे जो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट पॉजिटिव इंटीजर हो या उनका निकले ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो नो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हम एग्जाम्पल दे देंगे कैसे। √4 इज इक्वल टू 2 इज अ रेशनल नंबर। भाई √4 है, इसका अंडर रूट क्या आएगा, 2 आएगा, पर ये तो एक रेशनल नंबर है, ये रेशनल नहीं है। इसमें ये बोल रहा है कि जितने भी हमारे इरेशनल नंबर है जब हम उनका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा क्या है, इरेशनल नंबर आएगा। इसके अकॉर्डिंग तो ये है कि √5 है, ये एक इरेशनल नंबर है, इसका स्क्वायर मतलब ये है एक इरेशनल नंबर प्रॉपर तो ठीक है। पर ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स है ना, यहाँ पे तो हम कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जब 4 रखा तो 2 आया, तो ये एक रेशनल नंबर हो गया। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। हमने इस वाले स्टेटमेंट से हमने इसको जस्टिफाई कर दिया, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन को समझने से पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, हमें थोड़ा उसके बारे में जानेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम में हमारी क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम हमारी बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल में लगता है। एक हमने लिया राइट एंगल ट्राइंगल, इसको हमने पॉइंट को नाम दिए ABC, ये हमारा 90 डिग्री का हो गया। इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, ये वाला बेस होता है, इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। इसका पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी कि हाइपोटेन्यूज को H से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर को P से, बेस को B से। तो H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हमें H स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें खाली H की वैल्यू चाहिए। तो जब इक्वल टू के स्क्वायर इधर जाता है तो वो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाता है, तो ये हमारा अंडर रूट में P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो गया। ये हमारी क्या होती है, हाइपोटेन्यूज निकालने की वैल्यू होती है, ठीक है। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसमें एक एंगल का कंपलसरी है, वो 90 डिग्री का होना ही चाहिए। तब हम क्या बोलेंगे कि ये वाला जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को करने, क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कंस्ट्रक्शन से होगा, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। इसमें ये बोल रहा है कि जो हमारा √5 है वो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट होगा। तो उसके लिए मैंने क्या करा था, पहले से एक नंबर लाइन ड्रॉ करी हुई है, इसमें हर एक 1 यूनिट के डिस्टेंस पे मैंने इनको मार्क करके लिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम देखो, पहले तो हम ये देखेंगे कि जो √5 है उसे हम क्या लिख सकते हैं। √5 को हम ये लिख सकते हैं 4 + 1, ठीक है। और 4 क्या होता है हमारा, 2 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब इसे ऐसा समझ लो कि ये हमारा बेस है और ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। √5 की वैल्यू तो यही है ना। अब जैसे जैसे वो बोला है, यानी कि बेस हमें कितना लेना पड़ेगा, 2 यूनिट लेना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, बेस को हमने क्या करा, 2 यूनिट लिया है। यानी कि ये स्केल है, हम इसको मेजर करेंगे यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये हो गया, ये हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक 1, आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका 2 यूनिट। तो हमें बेस को तो इतना लेना है, ठीक है, यानी कि 2 यूनिट हो गया। अब हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर कितना है, हमें परपेंडिकुलर कितना लेना है, हमें 1 लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, सॉरी एक मिस्टेक हो गई है, ये 1 का स्क्वायर है, ठीक है। तो हमें परपेंडिकुलर क्या करना पड़ेगा, 1 यूनिट का लेना पड़ेगा। तो 1 यूनिट का लेना के लिए हमें, क्योंकि राइट एंगल, हाँ और एक चीज़ और कि अगर हमें √5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो वो हमारी 2 प्रॉपर्टी को कॉन्सेप्ट लगेगा, उसमें 2 प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। पहला तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम, और एक हमारा कौन सा लगेगा, राइट एंगल ट्राइंगल का, तो जो कि मैंने आपको पहले अभी बताई दी है। अब
इसीलिए मैंने बताया था, ताकि अब आपको कोई दिक्कत नहीं हो समझने में। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो यहाँ पे ये तो हमने 2 यूनिट की यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ले ली है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने 2 यूनिट की डिस्टेंस ले ली है। अब हम 1 यूनिट का कैसे बनाएंगे, तो 1 यूनिट बनाने के लिए हमें पहले 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। और 90 डिग्री का एंगल बनाने हमें क्या करेंगे, हम उसके लिए हम प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले पॉइंट पर हम इसको रखेंगे और हम यहाँ से 90 डिग्री का पॉइंट को मार्क कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या करा है, देखो आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने 90 डिग्री का पॉइंट मार्क कर दिया। यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ठीक है, ठीक है, कर ली। अब हम क्या करेंगे, इस जो स्केल है इस पे खाली 1 यूनिट मार्क करेंगे। यहाँ से लेकर ये होती है 1 यूनिट, 1 यूनिट मैंने मार्क कर ली। ठीक है, अब ये हो गया आपका, देखो आप, ये हो गया 1 यूनिट। ठीक है, ये हो गया आपका 1 यूनिट। अब इस 1 यूनिट को क्या करेंगे, इस पॉइंट 0 पर रखेंगे और यहाँ से एक आर्क मार देंगे। ठीक है, ये आर्क ने इस लाइन को जहाँ पे भी कट किया है, यानी कि इस आर्क और लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, वहाँ से हम इस 2 तक यानी कि हम मिला देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा आपका √5, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये हमारी क्या है, √5। ये मैंने आपको बताया था, ये हमने क्या ली है, 2 यूनिट ली है। और ये मैंने आपको बताया था, ये हमने क्या लिया है, ये हमने लिया है 1 यूनिट। ठीक है, ये हमने 1 यूनिट, यानी इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ये हमारा हो गया 1 यूनिट। ठीक है, तो ये √5 है, पर √5 को तो नंबर लाइन पे लेना है, ये तो नंबर लाइन पे नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, वापस से हम कंपास लेंगे और हम कंपास से क्या करेंगे, यहाँ से लेकर ये वाली डिस्टेंस को पूरा मेजर करेंगे। ठीक है, ये मैंने डिस्टेंस मेजर कर लिया, आप देख सकते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इतना मैंने कंपास यूज़ कर लिया। अब क्या करूँगी, मैं इस वाले पॉइंट से वापस से इस वाले पॉइंट से मैं आर्क लगाऊंगी। तो ये आर्क जहाँ पे भी पड़ेगी, यहाँ पे ये आर्क जहाँ पे भी लगेगी, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, इसको मुझे वापस से मेजर करना पड़ेगा। ये हो गया। ठीक है, तो अब ये यहाँ से मुझे इस स्टार्टिंग पॉइंट से मुझे आर्क मारनी पड़ेगी। तो ये आर्क जहाँ पे भी अब आपकी कट करेगी, ये हमारी यहाँ पे कट कर रही है। ठीक है, तो जहाँ पे भी ये हमारी कट करेगी वो हमारा पॉइंट कौन सा होगा, √5, यानी कि ये वाला हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, √5। आर्क थोड़ी बड़ी लग गई है, पर हमें इतनी बड़ी नहीं बनानी, छोटी बनानी है। तो ये √5 आ गया ना नंबर लाइन पे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो हमें क्या बताता है, इसमें हमें क्या करना है, एक एक्टिविटी है, इसमें हमें क्या बताना है, एक एक्टिविटी के थ्रू हमें ये बताना है, स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाना है एक एक्टिविटी के थ्रू। एक मिनट, इसमें पता नहीं क्या हो जाता है, इसमें हमें क्या करना है, एक एक्टिविटी शो करनी है और एक्टिविटी शो करके हमें एक स्क्वायर रूट का स्पाइरल बनाना है। तो स्क्वायर रूट, पहले तो ये देखो स्पाइरल क्या होता है। स्पाइरल जो होता है आपने देखा होगा वो शेप का होता है। ठीक है, यानी कि पहले छोटा होता है फिर बड़ा होता चला जाता है नॉन स्टॉप। ठीक है, उसी तरीके से हमें स्क्वायर रूट का स्पाइरल बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, तो हम किन स्क्वायर रूट का यूज़ करेंगे, स्पाइरल बनाने के लिए हम छोटी सी रूट्स का यूज़ करेंगे। जैसे हमने √2 का यूज़ करेंगे, ठीक है, √3 का यूज़ करेंगे, √5 का यूज़ करेंगे, और भी आप बहुत सारी रूट्स का हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो सर्कल इनफाइनाइट बनेगा। तो अब मैंने तो खाली इन्हीं रूट्स का यूज़ करके मैं आपको बना के दिखाऊंगी स्पाइरल कैसे बनेगा। बाकी आप चाहो तो आप और भी रूट्स का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब √2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये √2 हो जाएगा। ठीक है, √3 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, √5 को हम क्या लिख सकते हैं, √5 को हम लिख सकते हैं 4 + 1, यानी कि ये तो मैंने अभी बताया था आपको, यानी कि √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट में। तो अब हम इन सभी के रूट्स को बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले वो बनाने के लिए, √2 का बनाने के लिए सबसे पहले हमें 1 यूनिट का वो लेना पड़ेगा, 1 यूनिट डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ से 1 यूनिट आपका डिस्टेंस ले ली, ये 1 यूनिट का डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब 1 यूनिट का डिस्टेंस लेने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से हमें एक 90 डिग्री का पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। तो ये हो गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, अब हम इस लाइन को यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद हम जितना डिस्टेंस ये है 1 यूनिट, हमें 1 यूनिट की ही आर्क को लेना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वापस से हम 1 यूनिट को मेजर करेंगे। 1 यूनिट ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट से, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर यहाँ से हम एक कट मार देंगे। ठीक है, और इस कट से इस वाले पॉइंट को हम यहाँ से हम इसको ज्वाइन कर देंगे।
तो ये वाला जो चीज़ आएगी ये हमारी क्या होगी, √2। ये मैंने 1 लिया था, ये भी 1 लिया था। इस वाले पोर्शन को हम थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, √3 का बनाना है। तो √3 के कैसे बनेगा, मैंने बताया था। अब जो हम इस √2 का ही यूज़ करेंगे, अब इसी में बनेगा, यानी कि जो √2 है वो क्या है आपका, अब ये बेस बनेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वापस से इसे बेस मानते हुए 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे बेस मानते हुए 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे इस पे। ये हमने बनाया 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा आपका यहाँ पे, ठीक है। अब हमने यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दी। वापस से ये हमारा 1 यूनिट का ही है, अभी भी मैंने इसको हम चेंज नहीं करेंगे। यहाँ से रख के हम इसको वापस से हम इसको आर्क मार देंगे। और फिर ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है आप देख सकते हो, ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट से हम वापस से इसको हम मिला देंगे, ठीक है। और इसको भी हम इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला जो है ये हमें क्या मिल गया, √3 मिल गया, ये मैंने 1, ठीक है। तो ये हमारा बन गया √3। अब हम क्या बनाएंगे, √4 बनाएंगे। तो √4 बनाने के लिए सेम हमें क्या चाहिए, √3 का स्क्वायर चाहिए और हमें क्या चाहिए, 1 का स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो अब हम कैसे करेंगे, सेम अब हम √3 को बेस मानेंगे। √3 को बेस मानते हुए हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का हम एंगल उसके करेंगे, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। इसको हम ज्वाइन करेंगे यहाँ से। अब हम सेम 1 यूनिट का, जैसे कि मैंने बताया था आपको, मैंने लेके रखा हुआ था, हमने उसको चेंज नहीं किया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट से हम क्या करेंगे, वापस से आर्क मारेंगे। और जहाँ पे आर्क ने हमारा कट किया है, हम उस वाले पॉइंट से उसको वापस से हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और इस वाले पोर्शन को हम क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। तो ये जो हमें मिला, ये हमें क्या मिला, ये √4 मिला और ये हमारा क्या था, 1 था। इसी तरीके से अब हम क्या बनाएंगे, √5 बनाएंगे। तो √5 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम वही सेम चीज़ें पहले जैसी जैसे हो रही हैं। अब हम इसको 4 को बेस मानेंगे, √4 को बेस मानेंगे, यानी कि यहाँ मैंने गड़बड़ कर दी। √5 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका 4 + 1 हो जाएगा। ये थोड़ी गड़बड़ लिख दी यहाँ पे, वो पीछे वाले क्वेश्चन की तरह, पर वैसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे मतलब वो नहीं होगा खाली। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बेस मानेंगे, √4 को अब हम बेस मानेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का हम सबसे पहले एंगल ड्रॉ करेंगे। ये रहा, इसको हमने करा। अब हम वापस से इस वाले पॉइंट से यहाँ से आर्क मार देंगे और ये वाले पॉइंट से इस वाले को यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये हमें ये 1 यूनिट है सेम, और ये हमारा क्या है आपका, √5 दिख रहा है आपको, ये एक स्पाइरल की शेप ले रहा है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। मैंने तो सिर्फ खाली कुछ ही रूट्स लिए हैं, बाकी आप और चाहो तो और भी ले सकते हो, ठीक है। 1 मिनट आप अभी चेक पे देख सकते हो, ठीक है। तो देखो ये एक स्पाइरल की शेप ले ली ना इसने, तो बस यही है। अगर आप चाहो तो आप और नंबर का भी निकाल सकते हो, पर कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरीके से देखो, ये स्क्वायर रूट्स का यूज़ किया हमने, और एक हमने क्या बना दिया, स्पाइरल का शेप बना दिया, ठीक है। तो बस अब आप मुझे, ये हो गया आपकी एक्सरसाइज 1.2 फिनिश हो गई। अब आप मुझे बता देना ये आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो एक्सरसाइज से रिलेटेड, या कोई भी आपको कुछ मैंने आपको बताई डेफिनेशन या कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आया, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके।